हाय, माय नेम इज़ परवेज आलम फ्रॉम ब्रो एनसीस लीगल स्टडी सेंटर। सो आज का टॉपिक है सेक्शन 17 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रूल अगेंस्ट एक्यूमुलेशन। ये बहुत ही ज़्यादा एक इजी सेक्शन है, लेकिन इसके बेयर एक्ट में जाने के पहले आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन इट इन माय वे। बिफोर स्टार्टिंग दिस सेक्शन आई वांट टू मेक श्योर दैट यू ऑल सब्सक्राइब इट बिकॉज मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ इसके लिए। सो प्लीज़ गिव इट ए थम्स अप। सो कमिंग टू द सेक्शन। सो रूल अगेंस्ट एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब है संचय करना, किसी चीज़ को एक्यूमुलेट करना। नाउ नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि लॉ किसी प्रॉपर्टी का एलियनेशन फेवर करता है, नॉट एक्यूमुलेशन। नाउ अगर कोई टेस्टेटर अपना प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के बाद बोलता है कि मेरा इस प्रॉपर्टी में जो भी इनकम आएगा सो वो इनकम मुझे देना पड़ेगा, देन इसमें कैसे होगा? How will the law deal with this type of cases? The principle of this section is based on an English case, Theluson versus Woodford. In this case, T bequeathed his property upon a trust to accumulate the income during the lives of his three sons and of all their descendants who might be living at his death and after the death of the last survivor of them to be divided among the then living eldest male descendants of the three sons. The direction regarding accumulation was held to be valid as it did not contravene the rule against perpetuity, although the income might be placed beyond the reach of human enjoyment for a very considerable time. Before going to the bare act, let me explain it with an example. For example, A अपना एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया B को 1990 में, और B को कहा कि यू हैव टू गिव मी द इनकम जनरेटेड आउट ऑफ दैट प्रॉपर्टी टू मी टिल 2000। नाउ क्या ये पॉसिबल है? लेट्स सी। नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई अपना प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र करता है, देन उस ट्रांसफ़री उस प्रॉपर्टी का हर बेनिफिट का मालिक हो जाता है। मीन्स हर बेनिफिट उसको उसके पास चले जाता है। पर इस केस के बारे में लॉ क्या कह रहा है? लेट्स सी। अकॉर्डिंग टू लॉ, उस टेस्टेटर का लाइफ जितना दिन वो ज़िंदा रहेगा और उस ट्रांसफ़र डेट से 18 साल तक, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा तब तक ये वैलिड रहेगा, उसके बाद वॉइड हो जाएगा। चलो मैं मान लेता हूँ कि ये जो मैंने बोला ये बहुत हार्ड था और मैक्सिमम नहीं समझे। इसको मैं और एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, टेकिंग द फर्स्ट केस। फॉर एग्जांपल, कोई ट्रांसफ़रर अपना प्रॉपर्टी 1990 को ट्रांसफ़र करता है और ट्रांसफ़री को बोलता है कि यू हैव टू गिव मी द इनकम जनरेटेड आउट ऑफ दैट प्रॉपर्टी टू मी टिल 2000। बट अनफॉर्चुनेटली वो ट्रांसफ़रर 1995 को मर जाता है। सो ट्रांसफ़र के जस्ट 5 साल बाद ही वो मर गया, लेकिन उसके हाथ में और भी कितने समय रहा? 5 साल। 2000 होने में और भी 5 साल बाकी रहा। सो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, उस ट्रांसफ़रर का जो भी सक्सेसर्स रहेगा, उन सक्सेसर्स के पास उस प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है और 5 साल के लिए उन लोगों को मिलेगा। मीन्स टिल 2000 के बाद और नहीं मिलेगा। लेट मी टेक अनदर एग्जांपल, सेम एग्जांपल लेकिन उसका डेट मैं बढ़ा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, उस ट्रांसफ़रर ने अपना एक प्रॉपर्टी, चलो मान लेते हैं 1970 को अपना एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़री को कह दिया इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट होगा वो मुझे अगले 25 साल तक देना पड़ेगा, दैट इज़ टिल 1995। लेकिन क्या हुआ कि उस आदमी का मौत 1919 को हुआ। मीन्स ट्रांसफ़र का मौत 1919 को हुआ। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट दैट 1970 टू 1990 कितना साल होता है? 20 ईयर्स। नाउ वो 18 साल से ज़्यादा जी चुका है। मीन्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र वो 18 साल से ज़्यादा जी चुका है। कितना ही और मोर 2 ईयर्स ज़्यादा जी चुका था। सो इन दिस केस, अकॉर्डिंग टू लॉ, आइदर द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर और पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, इन दोनों में से
जो भी ज़्यादा होगा टिल देन द लॉ विल फेवर दोज टाइप ऑफ ट्रांसफर्स. So in this case the transferor will get the benefit or the income generated out of that property till 1990. Then after 1990 ये void हो जाएगा. Now coming to another case, for example transferor 1980 को ही मर गया. So from the date of transfer उसका जो मौत का टाइम है it is just only 10 years. लेकिन उसने कितने सालों के लिए ये डील किया था 25 ईयर्स. लेकिन 25 ईयर्स तो होगा नहीं. सो मैक्सिमम उसके पास ये जो इनकम का ट्रांसफ़र होगा, उस प्रॉपर्टी का जो भी इनकम होगा उसके पास जो आएगा, तो ये मैक्सिमम टिल 18 ईयर्स तक हो सकता है. दैट इज़ टिल 1988. उसके बाद वो वॉइड हो जाता. नाउ अगर हम बेयर एक्ट का लैंग्वेज देखते हैं तो हमें यह दिखाई देगा कि सेक्शन 17 क्लॉज ए में जो भी बोला गया है इसका एक्सेप्शंस क्लॉज बी में बोला गया है. यानी सेक्शन 17 का जो भी एक्सेप्शंस होगा वो क्लॉज बी में बोला गया है. तो देख लेते हैं क्या क्या एक्सेप्शंस है इस सेक्शन में. सो द फर्स्ट एक्सेप्शन इज़ पेमेंट ऑफ डेट. फॉर एग्जांपल आपने कुछ डेट लिया और उसको ना चुका के ही आपका मौत हो गया. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, उस डेट को चुकाने के लिए आपका जो प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफ़र किया था, फॉर एग्जांपल आपके पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी जो आपने ट्रांसफ़र किया था उस प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट होगा उस जनरेटेड इनकम से ही आपका वो डेट चुकाना पड़ेगा आपका जो सक्सेसर्स है उन लोगों को. द सेकेंड इज प्रोविज़न फॉर पोर्शन. अगर आपने आपके बच्चे के लिए, आपके बच्चों की बेनिफिट के लिए कोई पोर्शंस छोड़ गए हैं, देन फॉर दोज कंडीशन, फॉर दोज थिंग्स दिस सेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल. द थर्ड इज प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी. आपका जो वो प्रॉपर्टी है, अगर आपने ये कह दिया कि इस प्रॉपर्टी को तो मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो मेंटेनेंस है एंड प्रिजर्वेशन है, उसका मेंटेनेंस और प्रिजर्वेशन के लिए उस प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट होगा उसको यूज़ करना पड़ेगा, उसका कुछ पार्ट यूज़ करना पड़ेगा. देन फॉर दिस केस ऑल्सो सेक्शन 17 विल नॉट बी एप्लीकेबल. सो दैट्स इट फॉर सेक्शन 17. कि इसको अगर हम जल्दी से देख ले, सो वी विल गेट दैट सेक्शन 17 में ये बोला गया है कि लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर और a period of 18 years from the date of transfer. लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर और ए पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा तब तक के लिए रूल अगेंस्ट एक्यूमुलेशन एप्लीक होगा. एंड आफ्टर दैट द रूल विल बी वॉइड. सेक्शन 17 का क्लॉज बी में इसका ही एक्सेप्शंस बोला गया है फॉर इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ डेट्स, प्रोविजन फॉर पोर्शंस एंड preservation and maintenance of property. So that's all for section 17 and I hope you like it. If so, make sure to subscribe and give it a thumbs up and see you in the next video.